ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा जो सर्विस मैटर्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, और जो पुलिस के द्वारा क्रिमिनल केस चलाया जाता है, इनमें आपस में क्या लिंक रहता है और इनकी बेरिंग क्या रहती है, यानी कि क्रिमिनल केस की जो अपना सिविल का सर्विस मैटर है उस पर क्या। तो उसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है इस जजमेंट में वो है, क्या नॉन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इज फैटल टू द केस ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। सो ये एक ऑर्डर था डिवीजन बेंच के सामने, और डिवीजन बेंच ने सिर्फ इसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उसके जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, अपीलेट ऑर्डर को भी ओवरटर्न कर दिया, और जो सिंगल बेंच की रिट पिटीशन में ऑर्डर था उसको भी ओवरटर्न कर दिया। सो तीन कोर्टों की कंकरेंट ऑर्डर्स को डिवीजन बेंच ने इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ओवरटर्न कर दिया कि यस, अगर तो कंप्लेनेंट की जो एग्जामिनेशन है वो नहीं हुई है, सो आपका जो सर्विस मैटर की इंक्वायरी है वो निषेध है, वो बार्ड है, और वो वैलिड नहीं हो सकती। सो इसके अगेंस्ट ये क्वेश्चन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे हैंडल किया। सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्रिमिनल केस में है डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। ये एक इलीगल ग्रेटिफिकेशन या से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था, जहाँ पे कन्विक्शन रिकॉर्ड हुई थी। नीचे क्रिमिनल मैटर्स अलग चलते हैं, सर्विस मैटर अलग चलता है। सो उसके रिगार्ड्स में ये केस है। जो एम्प्लॉय थे उनको पकड़ा गया सीबीआई के ट्रैप द्वारा, और उन पे क्रिमिनल मुकदमा अलग चला और सर्विस मैटर का मुकदमा अलग चला। सो बाद में हुआ क्या, जो क्रिमिनल का मैटर था उसमें कन्विक्शन हुई उनको नीचे ट्रायल कोर्ट में, और अपील में उनको एक्विटल मिल गया हाई कोर्ट से। सो उन्होंने इस बेसिस पे दोबारा अपने डिपार्टमेंट में लिखा कि जो मेरी एक्विटल हुई है उस बेसिस पे मुझे रीइंस्टेटमेंट किया जाए सर्विस में, यानी कि मैं बेगुनाह था। सो जो आपकी इंक्वायरी है जिसमें आपने मेरे को डिसमिस किया है, जिसको बर्खास्त किया है, आप उसको कंसिडर करें और मेरे को दोबारा सर्विस में लिया जाए। सो इसके अगेंस्ट तीन कोर्टों में उनको अलाउ नहीं किया गया, यानी कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी ने उनको डिसमिस किया। उसके बाद जो अपेलेट अथॉरिटी है उसमें उनको डिसमिसल मिला। जो सिंगल बेंच थे उन्होंने भी उसे डिसमिसल दिया, और जब वो डिवीजन बेंच में पहुंचे वहां पे ओवरटर्न कर दिया गया डिसीजन, और उनके डिसमिसल को स्ट्रक डाउन कर दिया और उनको रीइंस्टेटमेंट करने का ऑर्डर दे दिया गया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मोटा मोटा केस की ब्रीफ आउटलाइन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कोर्ट डिस्कस कर रही है वो डिस्कस कर रही है कि जो एविडेंस है, एविडेंस में क्रिमिनल और सर्विस इंक्वायरी में कैसे कैसे लेते हैं, और उन पे आपस में क्या इनका कनेक्शन रहेगा। सो उसमें एक क्वेश्चन था कि कंप्लेनेंट की अगर हम एग्जामिनेशन नहीं करते हैं अपने सर्विस इंक्वायरी में, तो वो केस के लिए कितना फेटल रहता है। तो इसके उस पे ये जजमेंट्स कोर्ट की हुई है, भानु प्रसाद हरि प्रसाद दावे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहाँ पे लिखा है that in case of evidence and accomplice no conviction can be based on as evidence unless it is corroborated। यानी जो डोमेस्टिक इंक्वायरी है वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोहिबिटिंग एडमिसिबल कन्विक्शंस रिकॉर्ड बाय पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट अप्लाई। और जो नॉन एग्जामिनेशन है of decoy cannot be treated as to be fatal in the domestic inquiry where other evidence indicates delicate officer। सो जो नॉन एग्जामिनेशन है कंप्लेनेंट का या किसी गवाह का सॉरी, वो डोमेस्टिक इंक्वायरी के लिए इतना फेटल नहीं रहने वाला। उसके बाद जो अगली जजमेंट इस टॉपिक पे आई है वो है नरेंद्र सिंह की। Even a confession of the delinquent employee recorded by trial officer during the criminal investigation can be relied upon disciplinary authority। सो ये जजमेंट्स आपस में इंटर से एक दूसरे पे डिपेंडेंट कोर्ट कर रही हैं कि क्रिमिनल केस के एविडेंस को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कोर्ट कर सकती है। उसके बाद केस का थोड़ा फैक्ट्स डिस्कस हुआ है कि जो उसमें ट्रैप लेइंग ऑफिसर थे उनकी एग्जामिनेशन हुई, उन्होंने अपलेंट की सपोर्ट किया कि भी इनका रोल था। दूसरे PW2 जो थे सब्सटेंशियली corroborated by अदर डिपार्टमेंटल विटनेसेस PW1। सो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसमें काफी गवाहों ने इनका सपोर्ट किया वर्जन। Thus, the division bench clearly held in holding that non-examination of complainant was fatal to the disciplinary proceedings conducted by the appellate authority। सो जो डिवीजन बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट गलत बता रही है कि ऐसा नहीं है कि आपका एक गवाह छूट गया तो आपकी पूरा केस नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर्विस इंक्वायरी में। उसके बाद disciplinary authority, appellate authority did not consider the representation of respondent and acted without application of mind while opposing the dismissal service। ये एक ग्राउंड था रिस्पोंडेंट का।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, एपलेट अथॉरिटी है, उसमें सारे रिप्रेजेंटेशंस का जवाब दिया गया है, सबका ऑब्जेक्शंस फाइल हुआ है। सो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी पार्टी ने हमारा डिसाइड नहीं किया है ऑब्जेक्शंस, आपके ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करके ही ऑर्डर पास किया गया है। उसके बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में इट इज नॉट नेसेसरी फॉर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू डील विद ईच एंड एवरी ग्राउंड ट्रेस by applicant officer in a presentation against the proposed penalty, and detailed reasons are not required to be recorded order imposing punishment if he accepts the findings recorded by inquiry officer। यानी कि जब आपका इंक्वायरी ऑफिसर आपको चार्जशीट प्रेजेंट करता है, आप उसका भी जवाब देते हैं। उसके बाद जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक पनिशमेंट आपको रिकमेंड करती है, आप उसका भी जवाब देते हैं। सो आप दोनों ही सूरतों में आप इतना डिटेल में जवाब नहीं ले सकते अनलेस द ऑर्डर इटसेल्फ क्लियर्स इट। सो यही चीज बोलो राम बरदोई लक्ष्मी गोलियाज बैंक में कही कि ये जरूरी नहीं है ईच एंड एवरी सिंगल एवरमेंट हैज टू बी रिप्लाइड। वो रीजनिंग से जस्टिफाई करती है कोर्ट कि कितना इलेबोरेटली रीजन दिए गए हैं। उसी के बाद disciplinary authority it should examine the evidence in disciplinary proceeding and arrive at a reasoned conclusion that the material placed on record in the course of inquiry establishes the guilt of delinquent employee। जो सर्विस मैटर्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे चलते हैं, और डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी एपलेट अथॉरिटी है जिन्होंने डील किया है उन्होंने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया है। जो डिवीजन बेंच है वो इसमें गलती खा गए कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल वर्सेस डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, इनका दोनों का अलग अलग है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चलता है, बाकी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में इट्स प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो होता। इवन अ सिंगल एवरमेंट, इवन अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी फैटल। सो इन दिस रिगार्ड्स जो जजमेंट है कोर्ट की हुई है सर्विस मैटर्स में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सरदार बहादुर, जिन्होंने इंटर से इनका लिंक है जो क्रिमिनल एविडेंस और सर्विस मैटर में एविडेंस का, वो उसको एक्सप्लेन किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो दिया कि जो सिंगल जज थे उन्होंने अच्छी तरह डील किया है। सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एपलेट अथॉरिटी ने सारे जो केस का फैक्चुअल मैट्रिक्स है और सही तरीके से जो इनका डिसमिसल है एम्प्लॉय का बिल्कुल सही था। जो डिवीजन बेंच है उनका जजमेंट इसमें गलत रहा, क्योंकि जो डिवीजन बेंच है, जो एलपीए है, उनमें डिवीजन बेंच का जो कोर्ट किस बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। उन्होंने इसका भी लिखा है मैनेजमेंट ऑफ नरेंद्र वर्सेस कंपनी कि जो इंट्रा बेंच होती है वो एक सेटल्ड उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते अनलेस बोथ साइड एग्री फॉर अ फेयर अप्रोच ऑन रिलीफ। यानी कब ये सब चलेगा, सिंगल बेंच के ऑर्डर को डिवीजन बेंच हाईकोर्ट कब छेड़ सकता है, इफ इट सफर्स फ्रॉम एरर अपरेंट इन लॉ। और इस प्रेजेंट केस में जो डिवीजन बेंच ने कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग या फाइंडिंग नहीं रिकॉर्ड की जो गलत थी, एंड प्रोसीडेड टू डेल्व इनटू एक्सटेंसिव रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस टू ओवरटर्न द जजमेंट। सो जो बेसिस थी फाइंडिंग थी वो डिवीजन बेंच की गलत रही, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारा कंसिडर किया और जो एलपीए बेंच का ऑर्डर था उसको गलत माना कि एक सही रीजन ऑर्डर को डिवीजन बेंच के ऑर्डर ने डिक्लाइन गलत तरीके से किया। दस रेंडर्ड बाय द लर्नर सिंगल जज इज वेल रीजनेबल ऐसा सी है, यानी एलपीए की जजमेंट खारिज होगी और सिंगल जो बेंच की जजमेंट थी उसको अपहेल्ड कर दिया गया। थस जो एम्प्लॉय था उसको डिसमिस कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी एसएलपी भी डिसमिस हो जाती है। तो सर्विस मैटर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंड इट नीड्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू इन हैंड। सो आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट सर्विस लॉयर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। एंड एज फार एज कंसर्न ये सर्विस बेनिफिट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है टू अवेल लीगल रेमेडीज। और अगर डिले होता है, इस केसेस में डिले फैटल होता है, जितना आप डिले करेंगे उतना आप रिलीफ से दूर होते जाएंगे। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।